तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें S1 S2 से इक्वल इंटेंसिटीज एज्यूम करोगे, उसके बाद S3 और S4 पर इंटेंसिटीज फाइंड करोगे ड्यू टू S1 एंड S2। फिर S3 और S4 पर जो इंटेंसिटीज होगी वहां से फिर स्क्रीन पर बनाना है। तो 2 स्टेप में काम करना है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। देखो पार्ट डिफरेंस पहले मैं क्या करूंगा, S1 S2 की वजह से स्क्रीन पर देख रहा हूं, तो पाथ डिफरेंस एट S4 किसके किसके बीच में देख रहा हूं मैं, S1 और S2। तो वो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, S1 S4 माइनस या S2 S4 माइनस, क्या दोनों इक्वल है, तो 0 आ जाएगा, है ना। दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना, ये पाथ और ये पाथ इक्वल दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 0। पार्ट डिफरेंस 0 तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है अगर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आएगी, ठीक है। मैं पहले तो ये इन दोनों का आई नॉट ले लेता हूँ, ठीक है। सो लेट इंटेंसिटीज फ्रॉम S1 एंड S2। तो इंटेंसिटी एट S4 कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो 4I0। अब हमें S3 का देखना है, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, कैसा है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस एट S3 कितना होगा, अगेन बिटवीन S1 और S4 ही ले रहा हूं मैं, कितना होगा ये। तो इसके लिए फॉर्मूला था dz अपॉन कैपिटल D, है ना। पहले डी वाई लेता था मैं, तो डी वाई अपॉन कैपिटल डी लिखता था, तो वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, dz अपॉन कैपिटल डी। अब z की वैल्यू उधर है, अलग अलग है तीनों केसेस में, ठीक है, तो अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो a के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस एट S3, कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी जेड बाई डी, और डी जेड यहाँ से पुट करना है, कितना आएगा, कितना हुआ ये टोटल, पाई हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो कितना आएगा पार्ट ये इंटेंसिटी, मतलब एस इंटेंसिटी एट S3 इज 0। इसके बाद अब S3 और S4 सोर्सेज की तरह होंगे, लेकिन यहाँ से इंटेंसिटी 0 आ रही है और यहाँ से 4I0 आ रही है, तो उन दोनों का इंटरफेरेंस होगा स्क्रीन पर, ठीक है। इंटेंसिटी सॉरी इंटरफेरेंस फ्रॉम S3 एंड S4 ऑन स्क्रीन, रेशियो फाइंड करना है सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम का। मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है, यूजुअली फॉर्मूला तो ऐसा होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का और मिनिमम इंटेंसिटी का ऐसा होता है, ठीक है। इसमें से I1 कितना होगा,
4 आई नॉट, I2 कितना होगा 0, है ना, 1 आएगा, एक 0 ही है, तो क्या हो गया I1 अपॉन I1 हो गया, I2 0 है ना, तो क्या आएगा I1 अपॉन I1, मतलब एक ही स्लिट है अगर, तो इंटरफेरेंस कहाँ होगा, एक से लाइट ही नहीं आ रही है ना, तो इंटरफेरेंस ही कहाँ होगा, पैटर्न ही कहाँ बनेगा। सेकंड चेक करो, इसी तरह से S3 का इंटेंसिटी फाइंड करना होगा पहले। हाँ, बी में फेज डिफरेंस एट S3 कितना आएगा, S1 एंड क्या लिख दिया है मैंने, S4 क्यों लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, S1 एंड S2 कितना होगा, D 2 पाई बाय लैम्डा पहले तो होता है फेज डिफरेंस के लिए, फिर D बाय कैपिटल डी और Z पुट करना है, Z यहाँ से लैम्डा कैपिटल D अपॉन 3D, टोटल पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 पर स्टैंडर्ड तो नहीं है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो I इस पर कितना हो जाएगा S3 पर, तो क्योंकि दोनों से आई नॉट ही था, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ 4I0 कॉस स्क्वायर और इसका हाफ एंगल, ठीक है, तो इससे I0 ही आ जाएगा। अब उसके बाद इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, फॉर्मूला तो ऊपर जो लिखा है वही होगा, ये वाला रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, यही था, तो रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2, इस बार I1 कितना है 4I0, I2 हो जाएगा I0, तो 4I0 और I0 रूट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन यहाँ 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 1, ये हो गया इसका। और थर्ड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है S3 पर भी, C में फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी एट S3 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 4I0,
तो अब दोनों पर 4I0 हो गया, तो अब क्या आएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी? क्या होगा? 4I0, दोनों ही 4I0 है। क्या आ जाएगा? ठीक। एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, उसमें इन्फिनिटी दिया है इसको। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। नाम बहुत अजीब है। ये एक मीडियम है, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू है और टी इसकी विड्थ है। मतलब लाइट इसमें टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ऐसा समझो। वेव है, लाइट वेव, वो टी डिस्टेंस इसमें ट्रैवल कर रही है। तो जब वो डिस्टेंस पी और क्यू, पी से क्यू तक ट्रैवल करती है, क्या मैं कह सकता हूँ कि पी और क्यू के बीच में, उसी वेव में पी और क्यू के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा? होगा ना? दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा। कितना फेज डिफरेंस होगा? हाँ, उतना ही होता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन P and Q विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टी। क्या इतना ही होगा या कुछ बताना पड़ेगा, कुछ मेंशन करना पड़ेगा? ये लैम्डा क्या है? मीडियम के अंदर का वेवलेंथ है, करेक्ट है ना? ये मेंशन करना पड़ेगा। तो मीडियम के अंदर के वेवलेंथ को मैं लैम्डा डैश से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि मैं इसको बाहर वाले मीडियम में कन्वर्ट करूँ, समाव बाहर वाले मीडियम का जो वेवलेंथ होगा उसमें कन्वर्ट करूँ। तो मैं उसको क्या लिखूंगा? 2 पाई बाय लैम्डा। बस ये अपने कन्वीनियंस के लिए मैं कर रहा हूँ, सो दैट मैं ये फॉर्मूला जहाँ भी यूज करना चाहता हूँ मैं कर लेता हूँ कभी भी, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा, इसमें लैम्डा कौन सा लेते हैं? एयर का, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए बस इसको एयर का लैम्डा यूज करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं।
अब ये जो टर्म है लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, तो क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू टी लिख सकते, म्यू लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश को, लिख सकते हैं ऐसा। तो मतलब ये हुआ कि वेव टी डिस्टेंस ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर, और वो इक्विवेलेंट होगा म्यू इंटू टी डिस्टेंस के इन एयर। ठीक है, तो पाथ लेंथ ऑफ टी इन अ मीडियम refractive index mu in air या फ्री स्पेस। इसी को हम कह रहे हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। जो इक्विवेलेंट पाथ लेंथ है इसमें क्या करने वाले हो, वेरिएबल हो गया म्यू, तो हम लोगों को स्मॉल थिकनेस लेना पड़ेगा ऐसा, यहाँ से x डिस्टेंस पर, और इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी dx। अब dx अगर थिकनेस है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा, म्यू इंटू थिकनेस ही तो होता था ना, तो म्यू इंटू dx, और टोटल के लिए उसको इंटीग्रेट कर लेना है। म्यू कितना दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स क्यूब बाई टी क्यूब इंटू डी एक्स, डी एक्स इसका थिकनेस, और फिर ऐसे बहुत सारे हम लोग थिन ये लेने वाले हैं, क्या लिखा है मैंने उसको, स्लैब्स लेने वाले हैं, उसका फिल्म्स लेने वाले हैं कह सकते हो। तो ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से t तक, हो गया। तो 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल x होगा, t माइनस 0 आएगा तो 2t हो गया, माइनस इसमें 1 बाई टी क्यूब कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, x क्यूब का क्या आएगा, x रेज टू पावर 4, t पुट करोगे t रेज टू पावर 4 अपॉन टी क्यूब पहले से था, तो कितना आएगा, t बाई 4 आएगा सिर्फ, है ना। तो टोटल कितना हुआ, 7t/4। अब वापस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पर आते हैं।
इधर से इस तरह से एक पैरेलल बीम दी गई है जो सीधी नहीं है, टेढ़ी है, थोड़ी सी थीटा एंगल है बीच में, और यहाँ एक स्क्रीन होगा। पाथ डिफरेंस एट पी कितना होगा? एक पाथ नीचे का S2P दिख रहा है मुझे, माइनस ऊपर का पाथ कितना? हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। और वेव फ्रंट कैसा होता है? जो वेव आ रही है उसके परपेंडिकुलर, और एक वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट सेम फेज में ऑलरेडी। इसके बाद क्या हुआ है वो चेक करना है। तो नीचे का पाथ क्या हो गया ये, और ऊपर का पाथ यहाँ से लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में सेम फेज है। इस यहाँ से कंपैरिजन बेटर रहेगा हमारा। तो यहाँ से ही पाथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ही पहले तो ये ले लेंगे, कितना होगा ये? डी साइन थीटा हो जाएगा, स्मॉल डी साइन थीटा, और प्लस S1P। तो टोटल हो गया S2P माइनस S1P माइनस डी साइन थीटा। अब S2P माइनस S1P क्या था? ये dy बाई कैपिटल D था। ये हो गया पार्ट डिफरेंस। अब ए में कंडीशन क्या लगाना है? फॉर सेंट्रल मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस इज 0। तो इसको 0 कर लेना है। डी कट ही जाएगा, क्या आएगा? y इज इक्वल टू कैपिटल D साइन थीटा। तो y कितना? d 2 मीटर था। साइन थीटा कितना लोगे? स्मॉल एंगल है, थीटा ही ले लेंगे, तो 0.02 मीटर। बी। अब यहाँ क्या किया, यहाँ पर एक इस तरह का फिल्म रख दिया है।
इसका थिकनेस कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, वही फाइंड करना है, टी मान लेते हैं। ठीक है, ये थिकनेस टी है। बताओ वेव इसमें से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? इसके थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव? टी से थोड़ा ज़्यादा, है ना, लेकिन हम उसको टी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? यही तो एंगल आया था, है ना, राइट साइड में भी यही एंगल आया ना, बोला डी साइन थीटा, कैपिटल डी साइन थीटा, ये सेम एंगल राइट साइड में भी आया। तो उस एंगल का कॉस या सेक लेना चाहेंगे, आएगा एक्चुअली आएगा टी सेक थीटा, बट उसका सेक ऑलमोस्ट 1। ठीक है, तो इसलिए टी माना जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इसमें जो उसकी विड्थ होती है, थिकनेस होती है, उसी के बराबर पाथ हम लोग अंदर मान लेंगे। ठीक है, जो एंगल होगा वो जनरली बहुत छोटा रहेगा, और अगर बड़ा रहेगा तो वो दिया रहेगा एक्सप्लिसिटली उसमें, वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज से। तो ये बी है, इसमें हमें क्या करना होगा? पाथ डिफरेंस फिर से फाइंड करना होगा। किस पॉइंट पर? सेंट्रल मैक्सिमम ओ पर बन रहा है, तो ओ पर ही फाइंड कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस एट ओ फाइंड करो विथ वो फिल्म। नीचे का पाथ कितना बड़ा होगा? S2O, और कुछ चेंज आएगा इसमें? क्या चेंज आएगा? और ऊपर का पाथ तो सेम ही रहेगा, डी साइन थीटा प्लस S1O। प्लस म्यू टी आएगा, और कुछ? और कुछ आएगा? छोड़ा है स्पेस मैंने। उसका पाथ लेंथ हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो पाथ है उसको दो पार्ट में लिखेंगे। पहले एयर में कितना, तो एयर में होगा S2O माइनस टी। एयर में तो टी माइनस करना पड़ेगा ना, तो एयर के अंदर कितना पाथ लेंथ है उसका? S2O माइनस टी। और फिर इसके अंदर वाला जो है वो प्लस करेंगे, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? म्यू इंटू टी। करेक्ट। तो बाहर कितना है? S2O माइनस टी। अंदर कितना है? टी है, लेकिन इफेक्टिवली उसको लिखेंगे म्यू इंटू टी। तो जब भी इस तरह का एक फिल्म या स्लैब कुछ दिया हुआ रहेगा, तो उसकी वजह से जो चेंज आएगा पाथ लेंथ में, वो कितना होगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी का। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। S2O माइनस S1O 0 होगा, सो वो हटा सकता हूं मैं। सो म्यू माइनस 1 इंटू टी और माइनस डी साइन थीटा, ये आ रहा है। अब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, तो पाथ डिफरेंस 0। सो यही है, इसको 0 कर लेना है। टी फाइंड करना है, वो आ जाएगा डी साइन थीटा अपॉन म्यू माइनस 1। डी कितना दिया हुआ है? साइन थीटा थीटा ही लेंगे, और नीचे हाफ आएगा। टोटल कितना हुआ? 80 माइक्रोमीटर।
पाथ डिफरेंस एट ओ इज, नीचे का पाथ पहले ले लेता हूँ, S2O और क्या इसके साथ प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2, करेक्ट, इतना ऐड हो जाएगा इसकी वजह से, माइनस ये पाथ टोटल कितना होगा S1O प्लस इसकी वजह से कितना ऐड होगा μ1 माइनस 1 इंटू T1। अब सेंट्रल मैक्सिमम है तो इसको जीरो होना चाहिए, S2O माइनस S1O जीरो ही होगा। पार्ट डिफरेंस जीरो मतलब ये जीरो, तो इसका मतलब होगा दोनों इक्वल। इसमें से फाइंड क्या करना है μ2, सो μ2 माइनस 1 इज μ1 माइनस 1 कितना होगा 1/2 इंटू T1 कितना दिया हुआ है 90 डिवाइडेड बाय T2 कितना होगा 60, ठीक है, तो ये कितना हुआ 3/4, तो μ2 माइनस 1 इज 3/4, μ2 कितना हो गया फिर 7/4।
बीच में जो शेडेड है वो ब्लॉक किया हुआ है, उसमें से लाइट नहीं पास होगी, इसलिए शेड किया है। लेंस को दो पार्ट्स में कट किया है, ऊपर जो दिख रहा है अनशेडेड पार्ट वो आधा लेंस है, नीचे अनशेडेड पार्ट आधा लेंस है। बीच में जो गैप बना होता उससे लाइट पास करती, लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, हाँ मैंने लैम्डा नहीं दिया, ले लेते हैं 500 नैनोमीटर। से तो ये सोर्स है, इससे लाइट पास करेगी इस लेंस से, है ना, एक इमेज कहीं इधर कहीं पर फॉर्म होगा, इस लेंस से भी एक इमेज कहीं पर फॉर्म होगा। फिर ये जो दो इमेजेस होंगे वो आगे के लिए सोर्स की तरफ काम करेंगे। तो इसके पहले दो इमेजेस फाइंड करो, इसमें कहाँ होंगे। मैं अगर ऊपर वाला लेंस लेता हूँ, इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ होगा, ऊपर वाले लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस इधर होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, -0.5 mm। यू कितना होगा, -20 सेंटीमीटर। तो कैसे फाइंड करते हैं, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या आएगा, 1/v -1/u, u कितना है -20, इज इक्वल टू 1/f 10। तो इससे v कितना आता है, तो v आ गया 20 सेंटीमीटर। और अब मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, m होता है v/u लेंस के लिए, v 20 है, u -20 है, कितना आ गया -1। मैग्निफिकेशन -1 होने का मतलब क्या हुआ, एच आई बस इन्वर्टेड, करेक्ट, बराबर डिस्टेंस पर लेकिन इन्वर्टेड। तो यहां पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 mm नीचे बन रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 mm ऊपर और 20 सेंटीमीटर राइट में। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर राइट में यहाँ कहीं पर ले लो, और प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 mm ऊपर, तो यहाँ हो गया एक, प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 mm ऊपर। तो ये जो बीच में मीडियन लाइन मैंने बनाई थी उससे कितना लेंथ, कितना ऊपर हो गया, ये 1 mm ऊपर हो गया। बाय सिमेट्री इसमें भी वैसे ही बनेगा कुछ, तो इसी के ठीक सामने इधर कहीं पर इमेज आ जाएगा, और इससे 1 mm ऊपर ये था तो 1 mm नीचे एक और बन जाएगा। तो S1 S2 दो सोर्सेस, इसके पीछे का भूल जाओ,
ना इसके आगे का देखना है। ये दो सोर्सेस हैं, ये स्क्रीन है। डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर हो गया, है ना। ठीक है, तो इसके आगे क्या हो गया? स्मॉल डी कितना आया? स्मॉल डी आ गया S1 S2 होता था ना स्मॉल डी, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस ही तो था। ये कितना आ गया? 2 mm। लैम्डा ऑलरेडी दिया हुआ था 500 नैनोमीटर। कैपिटल डी कितना आ रहा है? ये आ रहा है सोर्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, करेक्ट। तो सोर्स S1 S2 से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 मीटर आ रहा है। फाइंड करना था फ्रिंज विड्थ। ये फॉर्मूला था उसका। तो कितना आया? 0.5 mm। अब इसी तरह का एक वेरिएशन यंगस्टर स्लिट एक्सपेरिमेंट का होता है, जिसको हम कहते हैं ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है, बट हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते। बाय प्रिज्म मतलब डबल साइडेड प्रिज्म, ठीक है। एक प्रिज्म ऊपर, एक प्रिज्म नीचे, ठीक है, इसलिए बाय प्रिज्म। इसका एंगल ए रहेगा, स्मॉल एंगल रहेगा, थिन प्रिज्म ले रहे हैं हम लोग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है। सोर्स एक यहाँ रखा गया है, एक स्लिट हो सकता है यहाँ पर, उधर स्क्रीन है, इससे लाइट दोनों स्लिट इसमें से प्रिज्म में से पास करेगी और फिर उधर जाके इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो सोर्सेज होंगे, वो दोनों सोर्सेज कहाँ होंगे हमें फाइंड करना होगा रे ऑप्टिक्स से। अब प्रिज्म से, थिन प्रिज्म से इमेज बनाया था, वो याद होगा तुम लोगों को, रे ऑप्टिक्स में थिन प्रिज्म का इमेज बनाया था।
अब इसमें इमेज देखते हैं कैसा आता है। मैंने दो रेज ली हैं, एक रे ये पहले कर चुका हूं मेरे ऑप्टिक्स में। एक रे ऐसे ली मैंने जो आफ्टर डेविएशन पैरेलल हो गई इसके एक्सेस के, और एक रे जो पहले से ही पैरेलल थी आफ्टर डेविएशन नीचे चली गई है। डेविएशन थिन प्रिज्म से हम लोग मान लेते हैं कि कांस्टेंट ही रहेगा। सो कितना होता था डेविएशन? a इंटू म्यू माइनस वन, करेक्ट, थिन प्रिज्म का। अब ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, इसी को एक्सट्रापोलेट किया ना, पीछे खींचा है, और इसको भी पीछे खींचा है। ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअली अभी तक रेक्टेंगल नहीं बना है, अभी तक मुझे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक सॉलिड एक डॉटेड। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव किया जा सकता है? एंगल से इक्वल दिखाई दे रहे हैं, एक साइड कॉमन दिखाई दे रहा है और दोनों में 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो इसका मतलब S और S1 में सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टली दोनों अलाइंड है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर प्रूव हो गया। कितना डिस्टेंस होगा ये A है, A tan डेल्टा, है ना, A tan डेल्टा। तो S1 S2 के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? 2 टाइम्स, तो 2A इंटू tan डेल्टा। S1 S2 जिसको हम पहले स्मॉल डी कहते थे, वो इसमें हो रहा है कितना? 2 टाइम्स A tan डेल्टा, लेकिन डेल्टा स्मॉल एंगल होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे? डेल्टा, tan डेल्टा को डेल्टा लिख देंगे, और डेल्टा कितना है? A इंटू म्यू माइनस वन।
चलो एक नाम के लिए क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। चलो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा दिया हुआ है, कैपिटल डी भी दिया हुआ है, स्मॉल डी फाइंड करेंगे इस तरह से, है ना। तो क्या क्या रहेगा उसमें, 2a a म्यू माइनस 1।
लैम्डा कितना दिया हुआ है 628। कैपिटल डी कितना है? कैपिटल डी है सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होगा कैपिटल डी, है ना। तो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। अच्छा ये नैनोमीटर था तो उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। और इधर 2 ए कितना दिया हुआ है? ए है स्लिट, ये सोर्स और बाइप्रिज्म के बीच का डिस्टेंस वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैपिटल ए एंगल, एंगल 1.5 डिग्री रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो 1.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। और क्या बच गया अब? म्यू माइनस 1, ये तो हाफ होगा। अब इसको कुछ कर लेना है आगे, तो ये 2 कट जाएगा इसके साथ, और क्या होगा आगे? हाँ पाई, तो ये 200 बचेगा। और क्या होगा? ये 120 हो जाएगा, लेकिन इसको मैं वो ऊपर लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा ऊपर 20, करेक्ट। तो वो हो गया 200 इंटू 20 इंटू 120 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 4 जीरो पहले ही कट रहा है, और उसके अलावा क्या है 48। बहुत अच्छा है, ये पहले भी आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एक और अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट। इसमें एक प्लेन मिरर को यूज किया गया है इंटरफेरेंस के लिए। तो रिफ्लेक्शन की वजह से एक्स्ट्रा पाई। तो अगर पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लोग कंडीशंस लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो वो उल्टा दिखेगा। फेज डिफरेंस के टर्म्स में सेम ही रहेगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आएगा? फेज डिफरेंस क्या होता था? 2n पाई। ये ठीक है, ये ऐसा ही रहता है। फेज डिफरेंस को क्या लिख सकते हो अभी? ये तो रहेगा, ये याद रखना। फेज डिफरेंस को क्या लिखेंगे? 2 पाई/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस में पुट कर दे रहा हूँ। तो इससे बताओ कि y पर क्या कंडीशन आएगा? ये मिनिमा का कंडीशन था जो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए आ रहा है, था ना। जब पहली बार हमने ये पढ़ा टॉपिक YDSE, तो उसमें डिराइव किया था ना पहली बार में, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव और कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस, कहाँ पर डार्क फ्रिंजेस होंगे। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये कंडीशन आ रहा है, जो कि पहले डार्क फ्रिंजेस के लिए था। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? फेज डिफरेंस कितना होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये मैं यहाँ से पुट करूंगा। तो इससे y आ जाएगा ये कंडीशन जो पहले
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पाई क्यों आया? क्या? हाँ हाँ, उसी को कंटिन्यूस डिफरेंशियल करेंगे। हाँ, क्या बोलूँ मैं अभी? देखो, स्पेस में मतलब लाइट के लिए तो हम जनरली स्पेस ही मीन करेंगे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्चुअली हम लोग कंटिन्यूस डिफरेंशियल तो नहीं, लेकिन इस बात बारे में बात करेंगे कि स्पेस में क्या होता है। तो स्पेस में कोई डिस्क्रीट चार्ज या करंट नहीं होगा। स्पेस मतलब आउटर स्पेस में कहीं पर कोई चार्ज या करंट तो नहीं होगा ना। तो चार्ज या करंट नहीं होगा तो फिर गॉस लॉ से ही देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सडन स्पाइक नहीं हो सकता। जो भी वेरिएशन होगा वो कंटिन्यूस ही हो सकता है, क्योंकि सडन स्पाइक का मतलब है कि हम चार्ज को क्रॉस कर रहे हैं, करेक्ट, या करंट को क्रॉस कर रहे हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको कंटिन्यूस और डिफरेंशियल होना पड़ेगा, है ना। गॉस लॉ और वही सब है जो भी है, फंडामेंटल लॉ जो है ना, एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, फैराडेज लॉ, यही सब से आता है। चार्ज होगा नहीं, मिरर से तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना सिर्फ, है ना, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है ना। चार्ज है। प्रॉब्लम क्या है ना कि क्या बोलूँ मैं इसको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो है स्पेस में, ठीक है। मान लो जैसे लाइट यहाँ से यहाँ तक जा रही है और बीच में तुमने चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज की वजह से एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है।
तो नेट फील्ड बदल जाएगा, पर जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो नहीं बदलेगी, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को चेंज करना पड़ेगा, और दोनों को फिर वही सेम तरह से कि एकदम दोनों फेज में भी चेंज हो, क्योंकि ई और बी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसा होता है, सेम फेज में होता है ना, दोनों परपेंडिकुलर भी होता है, ई क्रॉस बी का डायरेक्शन वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में भी होता है। तो ऐसा पूरा मैच करना पड़ेगा हमें, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो एक चार्ज लेके उसको मे बी ऑसिलेट करना पड़ेगा उस चार्ज को, तो इन दैट केस तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा ही अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि तो हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हाँ रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो फिर तो वो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को किसी भी एक तरह से चेंज कर दूं, तो उससे लाइट की प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएगी, एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड करना हो तो बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइट के को चेंज करने के लिए ई और बी का जो कंडीशन आ रहा था वो सब पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। हो सकती है, हाँ, हम यहाँ पर नहीं लेते हैं जनरली, बट अगर मेंशनड है कि उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इतना है, जैसे 1/3 है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, मतलब जितने इंटेंसिटी गिरेगी 1/3 ही रिफ्लेक्ट होगी, तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। फिर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी, मतलब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटीज अलग अलग लेके, जैसे √I1 + √I2 ऐसा करके किया था, ऐसे करना पड़ेगा। कहाँ तक, हाँ पूरा लिख दिया ना। एक इसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने लिख दिया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1, लेकिन नहीं भी होता है लिखा हुआ तो 1 मान के चलते हैं, ठीक है। और पर फॉर्मूला तो वही था, डी
y अपॉन कैपिटल डी। डी कितना है? डी होगा इसका 2 टाइम्स 1 mm दिया है ना स्लिट और मिरर के बीच में, तो जो इमेज है वो 1 mm और दूसरी तरफ होगा तो 2 mm। y कितना होगा? 1 mm ही होगा अपॉन कैपिटल डी, ये कितना है? 2 मीटर। तो कितना हुआ ये टोटल? 1000 हो गया ना नैनोमीटर में, बहुत बड़ा आ गया। ठीक है, इतना आ गया नैनोमीटर में अगर देखें तो, अदरवाइज 1 माइक्रोमीटर है वो। पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? 1000 ये नैनोमीटर का मतलब 2 लैम्डा है क्या? लैम्डा 500 नैनोमीटर, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा मतलब क्या आना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव आना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन उल्टा है ना? तो ये वाला फुलफिल हो रहा है ना, 2 लैम्डा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यूजुअली पार्ट डिफरेंस इतना होता है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दोनों इंटेंसिटीज इक्वल, तो कितनी इंटेंसिटी मिल जाएगी? सो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4I0 cos स्क्वायर कितना? π/2। छोड़ो, जाने दो, इतना क्यों लिखना है, 0। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो 0। नेक्स्ट एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, वैसे बात शायद पहले हुई है इसके बारे में। व्हाइट लाइट, क्या होगा अगर यहाँ से व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया जाए? सेंटर में पार्ट डिफरेंस 0 रहेगा। पार्ट डिफरेंस 0 रहेगा तो किसका है वहां पर, कौन से वेवलेंथ का ये बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? सबका बनेगा। 0 तो सबके लिए एन लैम्डा में आ रहा है ना, एन इज इक्वल टू 0, लैम्डा कुछ भी हो। तो यहां पर क्या होगा, सारे कलर्स के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये क्या बनेगा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट बनेगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट बनेगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद n इज इक्वल टू 1 के लिए, इसके लिए सबसे कौन सा वेवलेंथ के लिए सबसे पहले बनेगा? y, एक मिनट मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। y इज इक्वल टू क्या था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? ये वाला कंडीशन था ना वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। जिसका लैम्डा सबसे छोटा होगा उसके लिए y सबसे छोटा आएगा। फर्स्ट फ्रिंज के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रिंज के लिए क्या आएगा? लैम्डा जिसका छोटा उसका y सबसे छोटा। तो सबसे पहले कौन से वेवलेंथ का ब्राइट फ्रिंज बनेगा? हाँ, वायलेट का बनेगा। उसके बाद सीक्वेंस, ठीक है, क्या होता है सीक्वेंस? IBGYOR, ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद क्या होगा? रिपीट, है ना? फिर अब सेकेंड वाला आ जाएगा, उसका सबसे पहले किसका बनेगा? वायलेट का बनेगा। ठीक है, लेकिन होता यह है कि जो सेकेंड वाला बनेगा वो थोड़ा कम शार्प रहेगा, ये वाला ज़्यादा शार्प रहेगा, ये कम शार्प रहेगा, उसमें कलर्स की मिक्सिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्प्रेड आउट हो जाएंगे कलर्स, तो ये उतना शार्प नहीं होता है।
और थर्ड वाला थोड़ा और ब्लरी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और 2 से 3 तक दिखाई देंगे, ये शार्प रहेगा, ब्लरी उससे और ज्यादा ब्लरी, उसके बाद फिर बहुत स्प्रेड आउट हो जाता है, इधर फिर नो पैटर्न आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी होगा, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाइट, उसके बाद रेनबो, पहला वाला रेनबो सबसे सबसे शार्प होगा, उसके बाद ब्लरी होता जाएगा धीरे धीरे, और फिर इधर कोई पैटर्न नहीं मिलेगा दूर जाओ तो। हाँ, सोचो थोड़ा क्यों होना चाहिए, मतलब डायग्राम में तो दिखाई देता है, जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट के जो होते हैं ना इमेजेस, उसमें तो दिखता है ब्लरी, इसमें सोचो क्यों होना चाहिए ब्लरी। जो डेल्टा वाई होगा, मतलब स्प्रेड की तरह समझ लो इसको, तो क्या होगा वो, ऐसा हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, तो थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा नहीं हो जाएगा वेवलेंथ के हिसाब से, फर्स्ट वाले के लिए 1 रहेगा, सेकंड वाले के लिए 2 रहेगा, थर्ड वाले के लिए 3 रहेगा, तो एक एक फ्रिंज का जो स्प्रेड है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, है ना, तो मिक्सिंग ज़्यादा हो जाएगी। अरे कलर्स की मिक्सिंग, जैसे यहाँ पर जो ये वी है और ये क्या बोलूँ मैं इसको, आई है, ठीक है, इन दोनों कलर्स की मिक्सिंग यहाँ पर कम होगी, इधर ज़्यादा होगी, क्योंकि जो स्प्रेड है डेल्टा वाई वो बढ़ता चला जाएगा डेल्टा लैम्डा के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है। एक कलर का जो स्प्रेड है वो कह रहा हूँ मैं, उसकी वजह से, और दो कलर्स आपस में ये हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो पैटर्न है ओवरलैप हो जाएगा, ऐसा। कलर्स का पैटर्न से ये नहीं बनेगा ना बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, सेपरेट नहीं बनेगा ना, लेयर बाय लेयर, एक कलर यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, ऐसे ही बनता है ना, रेनबो तो ऐसे ही होता है, कंटिन्यूअस होता है एकदम, ठीक है, तो वैसे कंटिन्यूअस हो रहा है। यहाँ पर जो विड्थ है, मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि विड्थ में थोड़ा डिस्क्रीशन कह सकते हो, डिस्क्रीट थोड़ा ज्यादा है पहले वाले में, जबकि दूसरे वाले में ऐसा हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, टाइम थोड़ा कम, लेकिन उसके लिए मतलब हम लोगों ने पोलराइजेशन तो कर लिया है ऑलरेडी, है ना,
ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं लोग। थिन फिल्म क्या होता है? थिन फिल्म का मतलब वही अभी थोड़ी देर पहले किया भी था मैं, रिफ्रैक्टिंग फिल्म, करेक्ट। 80 माइक्रोमीटर आया था थिकनेस, तो उसी तरह का थिकनेस इसका रहेगा। ठीक है, तो जैसे पानी के ऊपर ऑयल का ड्रॉप गिर जाता है तो वो स्प्रेड हो जाता है और उसका कलरफुल दिखने लगता है ना, तो वही है ये। तो जो ऑयल का एक ड्रॉप स्प्रेड हो जाएगा तो बहुत पतला एक फिल्म बनाएगा, ऊपर लेयर एक बनाएगा, उसकी थिकनेस कुछ वैसे ही होगी, माइक्रोमीटर में ही आएगी, तो वो कलरफुल दिखता है, उसी का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस कहाँ हो रहा है, तो डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं बुक्स में, पर देखो यहाँ कंसिडर करो एक, ठीक है, यहाँ पर रेज कहाँ कहाँ से आ रही है, तो एक देखो यहाँ से जो रे आएगी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करके, यहाँ से रे यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल ट्रांसमिशन, ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर आ गई। एक और रे मैं बना सकता हूँ इस तरह से, जो यहाँ से इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ आ गई, दो हो गए वहाँ पर। एक और मैं बना सकता हूँ ऐसा, तो यहाँ से गिरी और यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पर 3 रेज आ गई। ठीक है, जो एक डायरेक्टली आ गई, एक बार रिफ्लेक्ट होके, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई, फिर एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर आई इधर, करेक्ट। ऐसे बहुत सारी रेज होगी जो यहाँ पर पहुंच रही होगी, सबका इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो इन सब का जो भी इंटरफेरेंस मैं देख रहा हूँ ऊपर से, उसको मैं कहूँगा रिफ्लेक्टेड वेव का इंटरफेरेंस। ठीक है, वेव इधर से आई थी, इधर गई, रिफ्लेक्ट हुई ना, तो रिफ्लेक्टेड वेव का इंटरफेरेंस। ठीक उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर फोकस करूँ तो यहाँ पर कैसे आ रही है वेव, देखो यहाँ से भी आ रही होगी, ठीक है, यहाँ से भी आ रही होगी और यहाँ से भी आ रही होगी, करेक्ट। तो किसी भी एक पॉइंट पर बहुत सारी वेव्स आ रही है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से यहाँ पर, तो यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा होगा, करेक्ट। तो जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा किसका, ट्रांसमिटेड वेव का इंटरफेरेंस। ठीक है, इधर रिफ्लेक्टेड वेव का इंटरफेरेंस, इधर ट्रांसमिटेड वेव का इंटरफेरेंस। तीनों मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जब मैं ऑयल का ही देख रहा हूँ, ऑयल के फिल्म का अगर मैं लेयर देख रहा हूँ, तो ऊपर क्या है, एयर है, फिल्म का मीडियम अलग है, नीचे वाटर है, 3 मीडियम अलग अलग, वही 3 मीडियम। ठीक है, इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो सिर्फ नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग 0 डिग्री।
मैं पहले ऑब्जर्व करूंगा किसको, रिफ्लेक्टेड वेव को। पाथ डिफरेंस कितना आएगा? फिल्म के थिकनेस को टी एज्यूम किया, पाथ डिफरेंस कितना आएगा नियर नॉर्मल इंसिडेंस के साथ? तो एक मैं ले लेता हूं, रिफ्लेक्टेड है ना, हाँ, एक मान लो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई वेव और दूसरी यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, यही है ना सिचुएशन। कितना पाथ डिफरेंस? कितना? 2 म्यू टू टी। इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है इसमें, जो है इस मीडियम में, वही तो एक्स्ट्रा है। तो टी नीचे है, टी ऊपर गया, इतना ही एक्स्ट्रा है ना, 2t इस मीडियम में, इसलिए इफेक्टिवली 2t इंटू म्यू टू हो जाएगा। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस कितना आएगा? तो उसके लिए केसेस बनाने पड़ेंगे मुझे। एक केस होगा म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री आर इन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या होगा, आइदर दिस और दिस, मतलब इन एसेंस म्यू टू इंटरमीडिएट रहेगा, है ना। म्यू वन म्यू थ्री में कोई भी बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू टू इंटरमीडिएट है, म्यू टू बीच में आ रहा है। ठीक है, ये मतलब है इसका सिंपली। तो इससे क्या होगा फेज डिफरेंस? टू पाई बाय लैम्डा इंटू टू म्यू टू टी, ये तो रहेगा ही। पाई आएगा कि नहीं आएगा एक्स्ट्रा? तो क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है और दोनों में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन डेंसर से हो रहा है कि रेयर से हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ अभी, म्यू वन से म्यू टू बड़ा है, नहीं छोटा है, रेयर मीडियम से हुआ पहला वाला, और म्यू टू से म्यू थ्री छोटा है, दूसरा भी रेयर मीडियम से हुआ। तो इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, तो नहीं आएगा कुछ भी, पाई नहीं आएगा, करेक्ट। ये भी रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ ना, और ये भी रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ, किसी में पाई नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, बस इतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया तो क्या होगा, तो अब म्यू वन से म्यू टू बड़ा है, मतलब ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ, इसमें पाई आएगा। म्यू टू से म्यू थ्री बड़ा है, मतलब यहाँ भी डेंसर मीडियम है, इसमें भी पाई आएगा। लेकिन तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, तो समथिंग प्लस पाई माइनस समथिंग प्लस पाई, पाई तो कट ही जाएगा, करेक्ट। तो मतलब इतना ही रहेगा, इसमें पाई नहीं आएगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस इतना ही हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लिख लेते हैं। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो फेज डिफरेंस है कितना होना चाहिए, 2n पाई। इसका मतलब जो पार्ट डिफरेंस है वो हो जाएगा n लैम्डा। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का उल्टा कंडीशन होगा।
अब देखो ये दोनों ये ऑर्डर में अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मतलब म्यू2 सबसे बड़ा रहेगा, करेक्ट।
या सबसे छोटा रहेगा। आइदर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 एंड μ3 बोथ, और μ2 इज लेस देन μn एंड μ3 बोथ। ऐसा रहेगा सिचुएशन, करेक्ट, ऑर्डर में नहीं होने का मतलब। तो अगर μ2 सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से तो μ2 बड़ा है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हुआ, इसमें पाई आएगा। इन दोनों में से μ2 ही बड़ा है, तो मतलब ये रेयर मीडियम है, तो यहाँ पाई नहीं आएगा, करेक्ट। तो एक में आएगा, एक में नहीं आएगा, तो सब्ट्रैक्शन से बच जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। और अगर μ2 सबसे छोटा है, तो इन दोनों में से तो μ2 रेयर हो गया, तो इस रिफ्लेक्शन में नहीं आएगा, 0 आएगा। लेकिन इन दोनों में μ2 छोटा ही है, फिर तो μ3 डेंसर मीडियम हो गया, तो इसमें पाई आएगा, करेक्ट। तो फिर पाई रह जाएगा, तो इसमें इसलिए एक्स्ट्रा पाई रहेगा, और इसलिए कंडीशन उल्टा हो जाएगा। अब अगर हम ट्रांसमिटेड वेव को देखें तो चलो मैं इसमें ही चेंज कर रहा हूँ कुछ कुछ। जैसे मुझे क्या करना है, ट्रांसमिटेड वेव लेना है, तो ट्रांसमिटेड वेव में ऊपर तो नहीं जाएगी वापस, ये ज़्यादा मिटा दिया मैंने, ये अब नीचे चली जाएगी, और इसका क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस इस तरह से जाएगी, है ना। तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, सेम ही रहेगा ना। ये जो ऊपर जाके वापस आए हुए तो एक्स्ट्रा है, तो सेम ही रहेगा। अब अगर नॉट इन ऑर्डर लिया, तो आगे ये सब बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे इन ऑर्डर, तो ये सब एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा। तो मुझे और कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, इसको पहले देख लो, समझ लो यहाँ पर। अब जैसे मान लो ऑर्डर में है, ऑर्डर में है मतलब अब इसमें तो रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा, इसी में 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी को देखना है, करेक्ट। तो इसमें अगर ऑर्डर में है मतलब ये इंटरमीडिएट है, तो मान लो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग μ1 ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ3, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या हुआ, ये हो गया डेंसर मीडियम, तो इसमें तो आएगा पाई। इन दोनों में से क्या हुआ, ये μ3 क्या है, रेयर है ना, तो क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, नहीं आएगा। दोनों मिला के क्या हो गया, पाई आ गया, करेक्ट। तो जब ऑर्डर में है तो आएगा पाई, ठीक है। अगर उल्टा भी लोगे तो दूसरे वाले में आ जाएगा पाई। जैसे इसमें μ1 μ2 में से μ2 को डेंसर लिया, तो क्या होगा, इसमें नहीं आएगा, μ1 रेयर है, μ2 μ3 में से μ3 डेंसर है, तो यहाँ आ जाएगा पाई, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर में नहीं लेते हो, μ2 सबसे बड़ा ले लेते हो, तो क्या होगा, μ2 अगर सबसे बड़ा है तो फिर ये भी रेयर है, ये भी रेयर है, दोनों में नहीं आएगा, है ना। और अगर μ1 μ2 सबसे छोटा है तो क्या होगा, ये भी डेंसर हो गया, ये भी डेंसर हो गया, दोनों में पाई आएगा, ऐड होकर 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इज इफेक्टिवली 0, करेक्ट। मेरा काम तो हो गया। किसमें रेजोनेंस हम लोग पढ़ते तो नहीं है, बट हो सकता है, वे भी तो है।
हो सकता है, बट वही है कि कहाँ, जैसे अब ट्रांसवर्स वेव का हमने देखा स्ट्रिंग में होता है ना, इसका कहाँ हो सकता है? हो तो सकता है, मतलब पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट कहाँ हो सकता है लाइट का ऑसिलेशन? कभी देखा नहीं है मैंने, बट पॉसिबल तो है ना? एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता होगा कहीं पर, यही है ना बस, तो पॉसिबल तो है। वैसे एक रेजोनेंस, हाँ हाँ, नहीं नहीं, स्कैटरिंग बहुत अलग चीज होती है ना। करता है ऑसिलेट, ठीक है, बट रेजोनेंस बोल सकते हैं क्या उसको? नहीं लगता। देखो प्रॉब्लम क्या है, लाइट में अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा हम कहेंगे ना, है ना? उसमें तो एम्पलीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसी का एम्पलीट्यूड सबसे मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो कहाँ होता होगा? पढ़ के देखता हूँ मैं कुछ, अगर मिलता है एग्जाम्पल तो।